बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सबसे आगे। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। एक ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से हम वापस आ चुके हैं। ये ब्रेक थोड़ी लंबी थी, 2 दिन की थी। आपको पता है वीकेंड था एंड वीकेंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक रिबूट के लिए एक हेल्दी ब्रेक जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि पूरा हफ्ता हम जिस तरह से कामों में लगे हुए होते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है वीकेंड्स की, अगर आपकी ख्वाहिश हो, अगर आप बाहर जाना चाहें, जब आप बाहर निकलते हैं, आप देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का अपने शहर के बारे में, कौन कौन सी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं और हमारे रवैये एज अ नेशन कैसे हैं, ये बहुत ज़्यादा पता चलता है। आपको बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ख़ासतौर पर ये पता चलता है कि किन किन, आपने स्पॉट्स की बात की, किन जगहों पर जाना चाहिए, कहाँ सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है। ख़ासतौर पर अगर आप खाना खाने भी जा रहे हैं, हाइजीन का ख्याल कहाँ पर रखा जाता है, फिर आपको शहर किस तरह से साफ़ रखा जाता है। तो हमारी जो पहली स्टोरी है ना वो भी इसी से रिलेटेड है। वो है सऊदी अरब से। सऊदी अरब का शहर मदीना मुनव्वरा एक बार फिर सेहतमंद शहर के दर्जे पर जो है वो फाइज हो गया है। WHO के इसी मयार पर पूरा उतरने पर मदीना मुनव्वरा और सेहतमंद शहर का दर्जा इसे दिया गया है। इसके अलावा ताइफ, तबूक और दीगर जो सऊदी शहर हैं, 14 सऊदी शहर, उनको भी सेहतमंद शहरों में शामिल किया गया है। क्या बात है, बहुत बहुत खुशी की खबर है ये। और आपको पता है कि वैसे ही सऊदी अरब जो है ना हमारे लिए रूहानी तौर पर, इस्लामी तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और हमारे मज़हब में कहा जाता है, हमारे दीन में कहा जाता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो ये मिसाल के तौर पर दुनिया के सामने रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे पहले अगर हम बात करें तो मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर का एजाज़ पहली मरतबा 2019 में मिला था। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ सफाई सुथराई शामिल नहीं, इसके अंदर रूल्स भी शामिल हैं, रेगुलेशंस शामिल हैं, आपके सोशल रवैये जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा शामिल है, जिसके ज़िम्मेदार बराह रास्त मैं ये समझती हूँ कि आपकी रियासत होती है। तो हम सबको इससे बहुत ज़्यादा एक तो सबक भी लेना चाहिए और सीखना भी चाहिए कि हमें अपने इर्द गिर्द को कितना और सेहतमंद से मुराद ये भी होगा ना कि आप खा क्या रहे हैं, आपकी डाइट क्या है, एग्जैक्टली आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम बात करें सऊदी अरब की, और सऊदी अरब को पता है कि मक्का भी है, मदीना भी है, और वहाँ वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है मुक़द्दस जगह भी हैं। तो इस सिलसिले में एक और ख़बर हमारे पास है, और वो ख़बर ये है कि हज दरख्वास्तों और वाजिबात की वसूली का आगाज़ आज से होगा। पहली किस्त 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। जी हाँ, नशिस्तें दस्तयाब होने पर 11 से 16 अगस्त तक मजीद आज़मीन अप्लाई कर सकेंगे। हुकाम के मुताबिक हज पैकेज 11.5 से 12.5 लाख के दरमियान होगा और दूसरी किस्त 1 नवंबर से वसूल की जाएगी। दोबारा हज करने और उम्र की बालाई हद पर पाबंदी जो है वो अब ख़त्म कर दी गई है। आप अभी तक गई हैं हज करने? मैं अभी तक नहीं जा सकी हूँ। दुआ इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे लिए दुआ करें, और हम भी दुआ करते हैं कि आप सब लोग जो ख्वाहिशमंद हैं वो ज़रूर वहाँ पर जाएं। डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर हम लास्ट ईयर यानी कि ये जो गुजर गया साल इसकी बात करें तो इसमें तकरीबन 1,80,000 के करीब जो है हुज्जाज कराम गए थे हज करने के लिए, और तकरीबन 67,000 ऐसे थे जो कि नहीं जा सके थे। या तो वो ये कह रहे थे कि वो महंगाई बहुत ज़्यादा है, या फिर ये कहा गया था कि गवर्नमेंट की इन एफिशिएंसी की वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि जिसका बुलावा होता है ना, चाहे वो 10, 12, 15 लाख का भी हज हो, वो चला जाता है। बड़े ऐसे लोगों को मैंने देखा है। हर किसी की मुख्तलिफ सोच है इस बारे में, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी वहाँ पर बुलाए। आगे बढ़ जाते हैं जी। हम गल्फ़ की बात कर रहे हैं तो गल्फ़ की एक और मुल्क है और उसका एक और शहर है दुबई, जहाँ की सड़कों पर दौड़ लगाते इंसान नुमा रोबोट ने देखने वालों को हैरान कर दिया है। सड़क पर दौड़ते भागते रोबोट को वहाँ मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में भी महफूज किया है। जी है, हाँ दिखा भी रहे हैं रोबोट्स। पहले हमने देखा कि शेफ रोबोट्स भी हमने देखे, दुबई की वो एक खबर थी। इसके अलावा हमने वेटर्स देखे, वो भी रोबोट्स हैं। तो अब देखें ज़रा दौड़ लगा रहे हैं और लोग भी देखकर काफ़ी हैरान हो रहे होंगे। ये वीडियो वायरल भी हो रही है। रोबोट के मालिक को इसे रिमोट कंट्रोल से चलाते हुए भी देखा जा सकता है। ज़बरदस्त मनाजिर हैं जी। जिन लोगों ने कभी रोबोट को दौड़ते हुए नहीं देखा, वैसे मैंने भी पाकिस्तान में तो इस तरह नहीं दौड़ते हुए हमने तो वैसे भी नहीं देखे हुए, लेकिन ये है कि जिस तरह से इसको जितना नॉर्मलाइज किया जा रहा है, समटाइम्स मैं भी ये सोच रही होती हूँ कि हम रोज़ाना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, AI से रिलेटेड, रोबोट से रिलेटेड खबरें दे रहे होते हैं। हमारे लिए भी ये खबर वही होती है ना जो थोड़ी दूर नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी फिर दूर नहीं है। पता चले एक दिन मैं मेरे साथ एक रोबोट खड़ा और उसके साथ खड़ी होकर मैं शो करी हूँ, यू नेवर नो। पता लगे दोनों रोबोट खड़े हो, AI एंकर्स भी आगे बढ़ते हैं जी। अमेरिकी शख्स की ये स्टोरी है और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जरा जो है ना हमें माहौल बनाना है स्टोरी। अच्छा, माहौल बनाना है, थोड़ा माहौल बनाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारे जो नाजरीन है वो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। अगर ये शख्स 7 साल इंतजार कर सकते हैं ना अपनी महबूबा के लिए, तो हमारे नाजरीन भी थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। मजीद इंतजार आपको नहीं करवाते हैं।
अमरीकी शख्स ने 7 साल के दौरान 42 मरतबा प्रपोजल मुस्तरद होने के बावजूद हार नहीं मानी और बिल आखिर 43वीं मरतबा प्रपोज करके महबूबा को फाइनली शादी के लिए मना। क्या बात है, मोहब्बत हो तो ऐसी वरना ना हो। अब देखें उस खातून को भी कि 42 दफ़ा वो रिजेक्ट कर चुकी हैं और वो भी हिम्मत नहीं आ रहा। उसने कहा नहीं जी मैंने बार बार जाना है और यहीं पे ट्राई करना है। ये नहीं है कि ठीक है जी नेक्स्ट स्टॉप पे आप चले जाएं, अगर नहीं मान रही मतलब आप मूव कर जाए ना, मतलब आप नहीं कर पाते, ठीक है। नहीं, मोहब्बत तो यही है, फिर मोहब्बत बहुत ज्यादा सच्ची। कितनी लकी है वो खातून। मैं तो इस एंगल से भी देख रही। देखें आप लड़के आजकल इस तरह नहीं होते। हाँ ठीक है, नहीं होते, लेकिन ये है कि हमारे सामने पूरे स्टैट्स अभी मौजूद नहीं है, पूरी स्टोरी अभी मौजूद नहीं है। अल्लाह करे खातून बहुत जो है ना खुश भी रहे और उसको उसी तरह से मोहब्बत भी मिलती रहे अपने शौहर की तरफ से, जो फाइनली अब बनने ही वाले हैं उनके शौहर। लेकिन आजकल जो सिचुएशन है ना वो हमारे ज़रा सी आपकी तो ब्रेकअप खत्म हो गया जी, अब इससे ज़्यादा नहीं। अब तो अल्लाह माफ़ करे जिनकी शादियाँ भी हुई हैं ना वो भी बड़ी जल्दी ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसमें अगर इस तरह की खबर आती है तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होती है और ये इंतजार खुशी भी हमें देती है। बिल्कुल, हमें भी खुशी हो रही है यहाँ पर खड़ी होकर। आयशा पहले कह रही थी कि यार ये वाली खबर जो है ना ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। खैर बहरहाल जी आगे वो ख्वाहिश मेरे दिल की सुन सकती है इसके अंदर। आगे बढ़ जाते हैं। रूस से आपको खबर देते हैं जहाँ पर 600 साल से खामोश आतिशफशां फट पड़ा है और रूस के इलाके कामचटका में वाक़ तारीखी आतिशफशां। एक सेकंड रुकना, अब इसका नाम अगर आप प्रोनाउंस कर देना तो मैं मान जाऊंगी। मैं यहीं पे छोड़ने लगी हूँ, आयशा बताएंगी। आयशा मैं तो नहीं कर सकती इसलिए मुझे तो कहीं ना कहीं से क्लाशनकोव से मिलता हुआ नाम लग रहा है जी। बहरहाल जो भी नाम है वो आतिशफशां फटा है और उसके बाद फजा में 6000 मीटर तक राख के बादल छा गए हैं और माहिरीन ने इस वाक़े को गुज़श्ता हफ्ते आने वाले शदीद ज़लज़ले का मुमकिना नतीजा जो है वो करार दिया है। ज़लज़ले आजकल बहुत ज़्यादा आने लगे, पाकिस्तान में भी आया, परसों इस्लामाबाद में 2 दिन परसों भी आया और उससे 1 दिन पहले भी आया। तो भाई और वो बड़ा शदीद था, मुझे तो ठीक ठाक पता लगा जी। ऐसे ही है, मैं बस भागी हूँ, मैं जूती भी नहीं पहनी, मोबाइल भी उठाना याद नहीं रहा, बाहर जाके याद आया कि अपना जूती तक पहन कर नहीं आई। खैर हो रहा है नाम जी। आतिशफशा के बारे में आपको बता देते हैं कि इसकी बुलंदी जो है 1856 मीटर है, जबकि इसकी हालिया सरगर्मी ने मकामी माहिरीन और जो बैनुल-अक़वामी माहौलियाती इदारे हैं उनको अलर्ट करके रख दिया है। इस आतिशफशा के अचानक फटने के बाद मुस्तक़बिल में खित्ते में मज़ीद ज़लज़लों और आतिशफशानी सरगर्मियों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। और इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं फुटेजेस के अंदर कि किस तरह से ज़लज़ला जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था और उसके बाद ये आतिशफशा जो फटा है। क्लाइमेट चेंज के असरात हैं यहाँ पर, हमें इसको जो है ना कह देना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के असरात हैं, क्लाइमेट चेंज के असरात पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाके नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पर भी नजर आते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो हमारे पास खबर है ना वो अब तवील इंतजार की बात करी थी ना, जो इससे पिछली हमने स्टोरी बात खुशी की खबर थी ना, वो खुशी का तवील इंतजार था। लेकिन ये भी इंतजार काफ़ी तवील है। लेकिन ये अफसरदा खबर है वो ये है कि अब कोहिस्तान में लापता शख्स की तलाश 28 साल के बाद एक ग्लेशियर से जो लाश है वो बरामद हुई है और लाश बिल्कुल महफूज हालत में है और उसके कपड़े और यहाँ तक के जेब में पड़ा हुआ शनाख्ती कार्ड भी बिल्कुल सही सलामत है। 28 साल का इतना बड़ा अरसा, और हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त तो उस शख्स का चेहरा दिखा रहे हैं, उसका आईडी कार्ड जो मिला। अच्छा, इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है नसीरुद्दीन और पुलिस ये बता रही है कि ये शख्स 28 साल पहले बज़ाहिर एक ग्लेशियर में गिर गया था और उस वक्त की पुलिस जो है उसने इंक्वायरी मुकम्मल करके केस को बंद कर दिया था। लेकिन नवाहिकीन जो हैं उन्होंने नसीरुद्दीन की गुमशुदगी से मुतालिक कभी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। नसीरुद्दीन जो है उसने ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से अपना इलाका पॉलिस छोड़ा था और इस ग्लेशियर में लापता भी हो गए थे। अब यू नेवर नो, शायद थोड़ी सी मजीद इन्वेस्टिगेशन की जाए कि हो सकता है उसने खुदकुशी की हो या फिर वो गिर गया हो, छलांग लगा दी हो। ये पहाड़ ऐसे है ना आयशा, जो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को अपने अंदर क्या उसको कहते हैं दब गए हैं, कि बर्फ से ढक जाते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हमने देखी है जो हमेशा सारी जिंदगी के लिए वो मिसिंग हो जाते हैं। तो कह सकते हैं हम कि ये पहाड़ जो हैं वो खा गए हैं बहुत सारे लोगों को जो वहाँ से गुजर रहे। ऐसा ही है। और क्योंकि हम पहाड़ों दे रहे हैं तो पहाड़ों से मुतालिक एक और खबर देने से पहले आपको बता देते हैं मौसम के बारे में, और ये रिलेटेड क्योंकि थोड़ी सी पहाड़ों से भी है तो उसके बारे में बताएंगे। वो ये है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं यहाँ पर बारिश हो रही है। रावलपिंडी में भी बारिश हो रही है। हसन अब्दाल की बात करें तो यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश। और महकमा मौसमियात ने आज से इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तेज बारिशों की पेशगोई की है। एक चीज़ आपने नोट की, सिंध यहाँ पे भी शामिल नहीं है। अच्छा, सिंध यहाँ पर शामिल नहीं है। सिंध वालों को थोड़ा और इंतजार शायद करना पड़ेगा। बहरहाल जी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे, ये प्रेडिक्शंस की गई हैं। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी एक मरतबा फिर से जाहिर किया जा रहा है। तो बारिशों का ये जो सिलसिला है 7 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस्लामाबाद में
वेरावल डैम की सतह बुलंद और स्पिलवेज एक मरतबा फिर से खोल दिए गए हैं, सायरन बजाए गए हैं और मकामी आबादियों को यहाँ से दूर रहने की हिदायत जो है वो कर दी गई है। और ये अगेन बार बार हम भी आपसे अपील कर रहे होते हैं कि आपने एहतियात करनी है और अपने घरों से निकलते हुए ख़ास तौर पर अब आजकल का जो मौसम है ना उसको देखते हुए आपने मोबाइल पे चेक ज़रूर कर लेना है कि बारिश की प्रेडिक्शन है क्या और किन इलाकों में ज़्यादा मसाइल हो। एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है और हम अपने बच्चों को भी एहतियातें सिखा रहे होते हैं अपने रवैयों के थ्रू कि हम अगर थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करके चलेंगे, थोड़ा सा प्लान करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एक तो हम उनको घरों में सिखा रहे होते हैं, दूसरे उनके लिए जो दर्सगाहें होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और दर्सगाहों में छुट्टियाँ चल रही हैं, तो में छुट्टियाँ चल रही हैं, इसीलिए नॉर्दर्न एरियाज में रश भी नजर आया था। छुट्टियाँ हो चुकी हैं ख़त्म, सिंध और बलूचिस्तान के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल फाइनली खुल चुके हैं। ये खबर जो है ना उन तमाम माओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने छुट्टियां जो है ना इस तरह से गुजारी हैं कि बच्चे रोज़ाना सुबह उठ जाते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा तंग भी कर रहे होते हैं। तो अब बच्चे दोबारा से स्कूल जाएंगे और आपको एक ब्रेक भी मिलेगा। सूबा सिंध और बलूचिस्तान में गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद तालीमी इदारे आज से खोल दिए गए हैं और तदरीस का अमल भी शुरू हो चुका है। ताम स्कूल खुलने के पहले रोज़ अगर हम बात करें तो तलबा की हाज़िरी मामूल से इंतहाई कम। वैसे आप पहले दिन जाती थी, मेरा तो दिल होता था छुट्टियाँ ही रहे। नहीं, मैं उन बच्चों में से थी जो एक्साइटेड होते थे। 3 महीने घर बैठ के हम तंग आ जाते हैं भाई, हमें होता है कि अपने बहुत पढ़ाकू बच्ची थी भाई। पढ़ाकू नहीं थी, मुझे बस अपने फ्रेंड से मिलना होता था जाके। तो हम लोग मुझे तो वैसे शुरू में ही जाने का शौक होता था कि पहले दिन ही चले जाएं, दोस्तों से मिले। हमें और एक वजह ये भी होती ना, पहले दिन को इतनी पढ़ाई नहीं होती। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बहुत मारे खाई हुई स्कूल जाने की वजह से, क्योंकि मेरा हमेशा दिल ये होता था कि मेरी छुट्टी हो जाए, लेकिन अम्मी से ना फिर बड़ी पिटाइयाँ भी पड़ती थी। लेकिन आज मैं थैंकफुल हूँ, उन्होंने मार के मुझे भूल, अदरवाइज पता नहीं मैं क्या कर रही होती। खैर जी, एक और मामला है जिसमें पता नहीं क्या हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की सियासत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल यानी कि 5 अगस्त को मुल्क गिर सतह पर एहतजाज की तैयारियां जारी है। ये एहतजाज अब ऐसे वक्त में हो रहा है जब पार्टी के अहम रहनुमाओं को अदालतों की जानिब से गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए गए हैं, जिनमें आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की गिरफ्तारी भी शामिल है, जिन्हें गुज़श्ता एक रोज़ पहले रैली के लिए जाते हुए पुलिस ने हिरासत। बिल्कुल ऐसा ही है और इस तहरीक की जो मुद्दत है, मकासद है और हिकमत अमली पर भी काफ़ी सारे सवालात इस वक्त उठ रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यह कहा था कि तहरीक 90 दिन तक जारी रह सकती है। लेकिन अब ये जो इत्तलात सामने आ रही हैं कि खुद बानी पीटीआई ने उन्हें यानी अली अमीन गंडापुर को ओहदा छोड़ने की हिदायत की है, तो सवालात काफ़ी सारे पैदा हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में क़यादत की तब्दीली के दहाने पर इस वक्त खड़ी है। और दूसरी जानिब अलीमा खान का जिक्र करें तो उन्होंने कहा है कि नाअहल अरकान की नशस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का पीटीआई बॉयकॉट करेगी। इस फैसले की कानूनी और सियासी असरात भी इस वक्त ज़ेरे बहस है और काफ़ी डिस्कशंस हो रही हैं कि पीटीआई का इत्सेल्फ अपना मुस्तकबिल क्या होगा और अगर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ही तब्दील हो जाते हैं तो क्या सिनेरियो बनने जा रहा है। साथ ये भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि बानी पीटीआई के बेटे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान आने वाले हैं और कुछ लोग कह रहे थे नहीं भी आने वाले, वो कब आ रहे हैं और उनके आने से पार्टी का बयानिया जो है उसके ऊपर क्या वाकई में कोई असरात पड़ेंगे, क्या वो आकर कोई किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इन सारे मामला पर बात करने के लिए पीटीआई के सीनियर रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब, जो कि लीगल तर्जुमान भी हैं तहरीक इंसाफ के, उनसे इस बारे में बात करते हैं। पंजोता साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। ये 5 अगस्त को जो अब एहतजाज होने जा रहा है, उससे पहले अदालत की जानिब से पार्टी के कई रहनुमा ऐसे हैं जिनको सजाएं भी सुनाई गई हैं और उनकी गिरफ्तारी के अहकामात भी सामने आए हैं। ऐसे में आपको लगता है ये एहतजाज मामूल से हटकर कोई रिजल्ट्स लेकर आ पाएगा पीटीआई के लिए? ये मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो निज़ाम इंसाफ जो है वो आपकी पहुंच से बहुत दूर हो चुका है और हम इसलिए यहाँ निकलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है वो असल जो शेप है उसके अंदर जाकर बहाल हो, पाकिस्तान का आइन बहाल हो, पाकिस्तान का कानून बहाल हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, लोगों को इंसाफ मिले। और उसके लिए हम सड़कों पर आते हैं, जो आपका आइन का आर्टिकल 15 आपको हक देता है। लेकिन ये इन्होंने वारंट्स, गिरफ्तारी या जो सजाएं दी हैं, इनका मकसद था कि तहरीक इंसाफ जो है वो डर जाएगी, उनका वर्कर डर जाएगा, लीडरशिप डर जाएगी, तमाम लोग डर जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे हौसले इसलिए पस्त नहीं होते क्योंकि हम पाकिस्तान के काज के लिए निकलते हैं, अपने लीडर के साथ इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है। तो लिहाजा ये फस्तायत के जितने हथकंडे हैं, हमें ये ना झुका सकते हैं ना डरा सकते हैं। हम अपने मौके पर बिल्कुल कायम हैं और 5 को आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर पूरे
हर जगह आप देखेंगे, हर हल्के में देखेंगे कि आपको लोग जो हैं वो नजर आएंगे, पूरा पाकिस्तान। नहीं हैदर साहब, फिर एहतजाज के लिए करंट सिनेरियो में जो पीटीआई के ऊपर सख्तियां भी हैं, तैयारियां आपकी जानिब से क्या की जा रही हैं और मजीद पार्टी की जानिब से इकदाम क्या उठाए जा रहे हैं? केपी की हद तक उनका अपना प्लान है, सिंध वाले अपना प्लान बनाया उन्होंने, बलूचिस्तान वालों का अलग है, वहां के माहौल के मुताबिक सारे अपने प्लान बनाकर बैठे होंगे। इसी तरह पंजाब जो है, पंजाब के अंदर भी टास्क तमाम MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स और इसके अलावा जितने तंजीमी ओहदेदारान हैं यानी उनके सदूर सेक्रेटरीज, उनको दे दिया गया है कि किस तरह हमने एहतजाज करना है। और प्लान जो है वो हमने पहले इसलिए नहीं लीक किया या लीक नहीं कर रहे क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जो प्लान हम बना के बैठे होते हैं पहले ही उसको सबोटाज करने के लिए ये तमाम तर रियासत जो है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है वो हावी होती, हमला करती है और उसको रोकने की कोशिश करती है। तो हमने प्लान नहीं आउट किया हुआ, लेकिन हमारे वर्कर्स के साथ टेलीफोनिक हमने तमाम लोगों को राब्ता करके उन तक आगाही दे दी है। और जब ये एग्जीक्यूशन की तरफ 5 अगस्त को बढ़ेंगे तो उस वक्त आप देखेंगे कि वाकई ही इन्होंने जो प्लान बनाया हुआ था ये जबरदस्त है, जिसकी खबर भी नहीं होने दी और प्लान भी एग्जीक्यूट कर लिया। लेकिन उस 5 की कॉल के तनाजर के अंदर गिरफ्तारियां जो जारी हैं, कल यानी आज 4 अगस्त हो गई है और गुज़श्ता रोज जो वजीर आजम है साबिक अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 3 MP को जी आप पाकिस्तान नुक्से अमन का मसला बन गया है, जी आपसे हमें जो है ना वो ये है कि अमन खराब हो रहा है। भाई कौन सा अमन खराब? अगर चोरों लुटेरों से छुटकारे की बात हम करते हैं तो इससे क्या अमन खराब हो रहा है या हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की इस्लाह हो? यहाँ पर तो लोग जो हैं वो जेली मैंडेट के जरिए बैठा दिए गए, जिनके अपने करप्शन के केसेस थे, जिनकी मनी लॉन्ड्रिंग और सारी चीजें थी। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसा यहाँ पर निजाम हो जहाँ पर लोग जो हैं वो अवामी नुमाइंदे जो हैं आकर बैठे हों। तो क्या ये आवाज उठाना गलत बात है? ठीक है, चले हमें भी इंतजार है क्योंकि पहले भी पीटीआई कई तहरीकों में कहती रही है हमारे पास हुक्म का इक्का, हमने तो अभी कार्ड्स नहीं दिखाए हैं, तो अभी भी आप ये कह रहे हैं कि अभी हम प्लान लीक नहीं करना चाहते, वी आर वेटिंग फॉर इट। अच्छा, 90 डेज के बारे में अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि ये तहरीक तवील होगी और मोस्ट प्रोबेबली 90 दिनों तक चलेगी। मेरा सवाल ये है कि 90 डेज तक तहरीक को चलाने का मादा या सब्सटेंस है राइट नाउ पीटीआई के अंदर? नहीं, 90 रोज के हवाले से तो कोई डेडलाइन नहीं है कि 90 रोज तक ये होगी। उन्होंने ये कहा था कि 90 दिन के अंदर रिहा करें। बाकी रहेगी बात, ये तहरीक जो है इसका तसलसल है, ये खत्म नहीं होगी, अब ये जारी रहेगी तब तक जब तक पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत अपनी असल शक्ल के अंदर बहाल नहीं हो जाती। ये तमाम लोग सियासी कैदी हैं, तमाम रहनुमा सियासी कैदी हैं, हम तमाम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी पाकिस्तान के अंदर माफिया है वो कानून की गिरफ्त के अंदर आए और बेगुनाह लोग छूटें, निज़ाम इंसाफ हो। रियासत मदीना जो है उसका मतलब ये था कि वहाँ इंसाफ का निजाम था। अच्छा नईम साहब, अब ये भी खबर सामने आ रही, कहा ये भी जा रहा है कि बानी पीटीआई ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को ओहदा छोड़ने की हिदायत की है। आपको क्या लग रहा है कि वजीर आला तब्दील होने जा रहे हैं और ये अगर ऐसा है तो फिर ये कितने दिन तक तब्दीली मुतवक्के है? नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब को जो है खान साहब की तरफ से तो कोई ऐसी हिदायत नहीं भेजी गई। उनका जो ऑफिशियल चैनल है उसके जरिए जाती है और हम ही उनका ऑफिशियल चैनल है खान साहब का कि कोई डायरेक्शन होती है वो हमारे जरिए जाती है। तो हम तक कोई ऐसी बात कन्वे नहीं हुई कि उनको कह दीजिए कि आप हुकूमत छोड़ दीजिए। ये केपी की यानी अभी की जो कल गुज़श्ता मीटिंग हुई है। बाकी अमन की बात है तो उन्होंने खान साहब ने गज वज के कहा कि अली अमीन जो है प्रोटेस्ट भी करे इस वफाकी हुकूमत और इन तमाम ड्रोन करने वाले, इन अटैक्स करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत भी करे। उसकी रीजन ये है कि 2500 ऑपरेशन पहले किए गए, टारगेटेड छोटे बड़े 21 ऑपरेशन किए गए और अब 22वां है। क्या दहशतगर्दी कंट्रोल होगी? दहशतगर्दी कंट्रोल करने के लिए आपको मकामी नुमाइंदों, मकामी हुकूमत यानी 26वीं तरमीम के बाद अब सूबों के पास इख्तियार है। आपने ठीक है, ये आपका पॉइंट है। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और पीटीआई की सियासत और जो अब एहतजाज होने जा रहा है 5 अगस्त जिसकी डेट दी गई है उसकी तैयारियों के बारे में और पॉलिटिकल नैरेटिव के बारे में बात कर रहे थे। वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका। अब कुछ ज़रा इंटरनेशनल सियासत, बैनुल अक़वामी सियासत की भी बात कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस राइट नाउ स्पेशली ख़ित्ते में बात करें तो बहुत ज़्यादा हुई है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान से पाक ईरान ताल्लुकात जो है उनको एक नई जहत मिली है और ख़ित्ते के बदलते हुए मंजरनामे में इस दौरे को खासी अहमियत भी दी जा रही है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी ताकत हासिल करने का हकदार करार देते हुए वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान ईरानी मौक़िफ़ के साथ खड़ा और साथ ही इसराइली जारियत की मज़म्मत भी उन्होंने किया और उन्होंने कहा है कि गज़ा में जारी कत्ल गारत को रुकवाने के लिए मुहज़्ज़ब दुनिया से मुत्तहिद होने का अहम मुतालबा करते हैं। इस दौरे के दौरान ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कई MOUs पर दस्तखत भी हुए हैं और इन MOUs का मकसद जो है वो $10 अरब की बाहमी तिजारत का हदफ हासिल करना है। अच्छा, अब दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में इस्तेहकाम, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मुश्तरका सकाफत, मजहब और सरहदी ताउन के फ़रोग पर भी जोर दिया है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब खित्ता पहले ही शदीद कशीदगी का शिकार है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पाकिस्तान ईरान के साथ नए सिफारती ताल्लुकात की तरफ बढ़ रहा है और माजी की तारीख को देखते हुए इन ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा और इसके इलाकाई और आलमी असरात क्या होंगे। इसी तनाजुर में आज हमने बात करनी है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है हुमा बकाई साहिबा, हमारे साथ हैं, उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम हुमा साहिबा, कैसी हैं आप? आई एम गुड जी, वालेकुम अस्सलाम। हुमा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप ईरानी सदर के इस दौरे को और इसकी इम्पोर्टेंस को ओवरऑल किस तरह से देख रही हैं? देखिए जी, इस वक्त जो इसकी टाइमिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो टाइमिंग इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ईरान ने, जो आपने देखा कि ईरान पर जो इजराइल का हमला हुआ, जिसका अमेरिका हिस्सा बना और फिर तेजी से उससे बाहर निकलकर उसने एक मीडिएटर का रोल अपनाया, उसने इरानियन पॉलिटिक्स को एक नई डायरेक्शन दी है। और मेरा ख्याल है कि वेस्टर्न कैपिटल्स में भी अब इस बात पर कंप्लीट कंसेंसस है कि हमें डायलॉग की तरफ जाना पड़ेगा, कॉन्वर्सेशंस की तरफ जाना पड़ेगा और फोर्स का जो इस्तेमाल है, जो लार्जली इजराइल की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि फोर्सफुली वो ईरान को तबाह कर दे या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दे, वो अब टेबल पे नहीं रहा। तो एक तो इसकी आपने बहुत सारी नेशनल डायमेंशंस बताई। मेरा ख्याल है कि 2 दिन में जिस तरह की हमने कन्वर्जेंस देखी, जिस तरह की चीज़ें सामने आई, जो कन्वर्जेंस ऑफ व्यू हुआ, फॉर एग्जांपल दोनों मुल्कों ने कहा कि जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल है पाकिस्तान ईरान की ग्रोथ मॉडल के लिए, दोनों ममालिक के लिए, वो टेररिज्म है। और फिर उसको आपको पता है कि हमारा बहुत अच्छा बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म मौजूद है, बॉर्डर बाजार्स पे ऑलरेडी काम हो रहा है और फिर हमारा 900 किलोमीटर्स का समझिए बॉर्डर है। तो अगर हम अपने बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व कर लेते हैं तो फिर सूरत हाल बहुत बेहतर हो सकती है। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी वो ये कि ईरान ने ख्वाहिश जाहिर की चाइना के सिल्क रूट का हिस्सा बनने की। तो इन सम वेज जो कनेक्टिविटी की कन्वर्जेंस है, जो कनेक्टिविटी की वजह से मुल्क इस खित्ते में जुड़ रहे हैं, उसमें भी ईरान एक बहुत उम्दा इजाफा हो सकता है। और ऑलरेडी चाइना ईरान का इन्वेस्टमेंट हाई है। तो इन सम वेज यहाँ पे बहुत सारी ट्रायंगुलर अच्छी रिलेशनशिप्स जो हैं वो इमर्ज हो रही हैं। पाकिस्तान तो बहुत ही गुड स्पेस में है इस वक्त और क्योंकि एक ये रीजनल डायमेंशन है। डॉक्टर साहिबा, अगर पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करें, डेफिनेटली पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी वाले फैक्टर के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि इतना खुलकर ईरान की हिमायत भी करना है एंड देन हमारे राइट नाउ अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप जिस वक्त ये ईरान और इजराइल का मामला था, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बड़ी टाइट किस्म की रोप के ऊपर चल रहा है, कि समझ नहीं आई थी कि किस तरह से मैनेज किया जाएगा दोनों ताल्लुकात को। पाकिस्तान के मामलात को आप कैसे देख रही हैं, डिप्लोमेसी को आप कैसे देख रही हैं मौजूदा सिचुएशन में? देखिए, पाकिस्तान में बहुत, आपने बिल्कुल सही कहा, टाइट रोप वॉकिंग थी, लेकिन पाकिस्तान चोज टू रिमेन ऑन द राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो जब ये जंग हो रही थी उस वक्त भी, उसके बाद अगर आपको याद हो तो ईरान में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया था Exactly. कि पाकिस्तान इस ऑफेंसिव का हिस्सा नहीं बना। और उसके बाद आज ऐसा लग रहा है, जो इशारे मिल रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान को कल्टिवेट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, कि पाकिस्तान एक ब्रिज स्टेट के तौर पर काम करे बिटवीन वॉशिंगटन एंड तेहरान। और ऐसा लगता है कि तेहरान की तरफ से भी इस हवाले से ओपननेस है। तो इस वक्त मैं समझती हूँ कि इतनी पॉलिश्ड है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी फुटवर्क कि वो एक्चुअली इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स का हिस्सा बनने जा रहा है। और ये जो ईरान विजिट था, मेरे ज़ाती ख्याल ये इसकी सबसे बड़ी डायमेंशन थी। जो MOU 10, मेरे ख्याल है डजन MOUs हैव बीन साइंड, $10 बिलियन की पोटेंशियल के बारे में भी बात हुई। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। कन्वर्जेंस के हमें मिलकर टेररिज्म काउंटर करना है,
चाइना के साथ सिल्क रूट का इनिशिएटिव और फिर पाकिस्तान का ब्रिज स्टेट बनना, ये मेरे ख्याल है सबसे क्रिटिकल टेक अवेज थे। और आपने शुरू में बात की कि ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस टाइम पर जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी हैं और एक वॉर से निकल कर आया है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब मुलाकात की तो उन्होंने ईरान के जौहरी हक की हिमायत का ऐलान किया। इसको आप किस तनाजुर में देख रही हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मेरे ख्याल है ये हिस्सा है उस माइंड फ्रेमवर्क का या उस थ्रस्ट का जहां ईरान से द ओनली वे फॉरवर्ड इज नेगोशिएशंस एंड टॉक्स, और जो पहले बहुत एक था ना ख्याल कि रिजीम चेंज कर दिया जाए, मेरे ख्याल है उससे वो, मैं ये नहीं कहूँगी कि ईरान की रिजीम चेंज करना वेस्टर्न कैपिटल्स का एजेंडा नहीं है, लेकिन वो पीछे ज़रूर हो गया है। और एक बार फिर आप देखिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम को कौन खुलकर सपोर्ट करता है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को, जो उसका पीसफुल इनिशिएटिव है, उसको चाइना बहुत खुलकर सपोर्ट करता है, और अब पाकिस्तान ने भी बहुत खुलकर सपोर्ट किया है। तो मैंने आपसे दोबारा गुजारिश करूं कि इस खित्ते में एक कन्वर्जेंस ऑफ व्यू है जो मिलकर पेश किया जा रहा है वेस्टर्न कम्युनिटी को, और वेस्टर्न कम्युनिटी जो है उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। और मेरा जाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान कैन इमर्ज एज अ ब्रिज स्टेट। वी कैन ओनली होप कि ये जो खित्ता है और ये नए ताल्लुकात जो पाकिस्तान के राइट नाउ बन रहे हैं इस खित्ते के अंदर, वो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ मौजूद थी। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं उनकी जो खानकाहों से निकलकर रस्म शब्बीरी अदा करते हैं। आज पूरे मुल्क में यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है, एक ऐसा दिन जो उन अजीम सिपाहियों के नाम है जिन्होंने आवाम की हिफाजत, अमन व अमान की बहाली और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानों का नजराना पेश किया है। ये दिन न सिर्फ हमें उनकी कुर्बानियों की याद दिलाता है बल्कि हमें उस अज़्म की तजदीद भी करवाता है कि हमने अपने शहदा को नहीं भूलना, और हम वो कौम है जो अपने शहदा को कभी नहीं भूलते। शहदा को कभी नहीं भूलते, और शहीद जो हैं वो कहा जाता है कि हमेशा जिंदा रहते हैं। पुलिस फोर्स के उन बहादुर अफसरान और जवानों के ने फ़राइज़ की अदायगी में जिस बहादुरी फ़र्ज शनासी का मुजाहरा किया वो हमारे लिए यकीनन बाइस फ़ख्र भी हैं। इसी जज्बे को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आपसे तारुफ करवा देते हैं, DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जिन्होंने पुलिस फोर्स के तंजीमी, अमली और शहदा से मुताल्लिक मामलात में कलीदी किरदार अदा किया है। और इसके अलावा ASI फरवा शाह, जिनकी खिदमात और ख़वातीन एहलकारों की कुर्बानियों का जिक्र भी करना आज के दिन नहायत अहम है। हम उनसे जानेंगे कि पुलिस शहदा को किस तरह से याद रखा जाता है या किस तरह से याद रखा जाना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ फरवा के बारे में, वो ये कि वो खुद भी एक शहीद की बेटी हैं, तो ये तो बहुत बड़ा एजाज़ है। एक तो वो खुद खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, दूसरा वो एक शहीद की बेटी होना कैसी, ये जज्बा और हिम्मत वो ही जानती हैं। एग्जैक्टली, तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं और दोनों को वेलकम भी करेंगे। चीमा साहब एंड फरवा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। चीमा साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी सबसे पहले तो यौम शहदाए पुलिस, एक पुलिस ऑफिसर के लिए इस दिन का क्या मतलब है? जी बहुत शुक्रिया। हर साल 4 अगस्त को पूरे पाकिस्तान की जो पुलिस फोर्सेस हैं वो इस दिन को अपने शहदा की याद में मनाती हैं, और इस दिन हम ये अज़म करते हैं कि जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि हम अपने शहदा को नहीं भूलेंगे। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ मिलते हैं, उनके जो कुर्बानियाँ हैं उनकी सताइश के लिए, उनकी जो फर्दर बच्चों की जो वेलफेयर के लिए उन इक़दामात का भी जायज़ा लेते हैं, ताकि हम उनको ये एहसास दिला सकें कि वो शहीद के जाने के बाद अकेले नहीं हैं और हम सब एज अ पुलिस फोर्स उनके वारिस होते हैं। बिल्कुल सही है फरवा, जिस तरह हमने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, आप एक शहीद की बेटी हैं। एक शहीद की बेटी होने के नाते आपके लिए इस दिन की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस तो एक ये ऐसा है कि फ़ख्र महसूस होता है। बेशक याद, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता कि हमें अपने वालिद याद ना आए, लेकिन जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस वालों ने हमारे साथ शाना बशाना खड़े होकर हमारे लिए इतने काम करे हैं, हमारे वालिद के इंतकाल के बाद जब उनको शहीद किया गया, ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई इवेंट नहीं रहा जब ट्रैफिक पुलिस वालों ने स्पेशली मेरी वालदा के लिए कोई भी उनकी कोई बात हो जो पूरी ना की गई हो। और रही बात जब मेरे वालिद को शहीद किया गया, उस वक्त तो मैं बहुत छोटी थी, तो उस वक्त इतना आइडिया हमें नहीं था कि शहीद क्या होता है, कैसे किया गया। वक्त के साथ साथ जैसे हम बड़े होते रहे
और जब मौका मिला मुझे खुद इस जगह पर आने का, इस पुलिस में अपॉइंट होने का, तो फिर आइडिया हुआ है कि शहीद होना एक बहुत बड़ा एजाज़ है। बेशक वो याद आती है, हर मौके पर आती है, लेकिन एक एहसास की बात है। वो जज्बा क्या होता है, वो जज्बा क्या होता है कि वालिद साहब शहीद हो गए, उसके बावजूद आपने कहा कि नहीं मैंने इसी फोर्स के अंदर वापस जाना है। फिर हम जो बाकी तकारीब होती हैं या जो इक़दाम किए जाते हैं उनके ऊपर भी आएंगे, लेकिन मैं उस जज्बे के बारे में ज़रा जानना चाहूँगी। आपको पता है आज़ादी का महीना भी चल रहा है, बड़ी मुश्किलों से बड़ी कुर्बानियाँ देकर हमने ये मुल्क हासिल किया, ऐसे में बड़ा ज़रूरी है उन जज्बों को, उन एहसासात को याद करना और फील करना। ज़रा बताएं उस जज्बे के बारे में। जी, बेसिकली मैं अपनी फैमिली की 4th जनरेशन हूँ जो पुलिस में हूँ। मेरे परदादा, मेरे दादा, फिर मेरे वालिद और फिर मैं। तो हमारी फैमिली में पुलिस वालों की एक जो अहमियत है ना, वो एक अलग ही है। मतलब पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा दिल से मोहब्बत की जाती है। मैंने अपने वालिद को देखा है जिस तरीके से वो अपनी ड्यूटीज़ देते थे। स्पेशली बहुत छोटी थी तो मुझे से मुहर्रम की ड्यूटी ज़्यादा याद है कि वाइट वर्दी होती थी मेरे वालिद की, और यूजुअली वो रेड हो जाती थी नीचे से, और पूरे दिन वो ड्यूटी पर होते थे। किस तरीके से उन्होंने ड्यूटी दी, तो उनको देख के बहुत ज़्यादा जज्बा क्रिएट होता था कि रोड पे खड़े हुए हैं, ट्रैफिक को हमने अब्बू को बहुत दफ़ा देखा था कि किस तरीके से ट्रैफिक को हैंडल करते थे। और दूसरे उसके बाद कि अब्बू के जितने भी जूनियर्स थे, सीनियर थे, वो अब्बू की बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे कि वो अब्बू ने बहुत ईमानदारी से ड्यूटी करी। तो ये जज्बा देखकर तो दिल में ऑटोमेटिकली एक वो हुआ कि नहीं पुलिस में जाना है। और ख़ास करके जब मैं अपने वालिद को वर्दी पहना हुआ दिखती थी, जब भी तैयार होते थे सुबह, तो वो एक वर्दी पहनना बहुत अच्छा लगता था। उनका मुझे स्टाइल, मतलब जिस तरीके से वो अपने बैजेस लगाते थे, वर्दी पहने होते थे, तो उस वक्त जो बहुत छोटी थी तो मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं भी ऐसी वर्दी पहन के खड़ी हूँ। बस वालिद की 2-3 चीज़ें ये याद हैं, स्पेशली वर्दी पहनना और जिस तरीके से वो ड्यूटी करते थे। क्योंकि आज भी मेरे वालिद को 19 साल हो गए, जो उनका जिक्र करता है हर कोई ये कहता है कि बहुत ईमानदारी से उन्होंने ड्यूटी करी है। तो बस यही जज्बा मजीद और दिल में पैदा होता है कि उनकी तरह ड्यूटी करनी है। बिल्कुल, हम आपके जो शोहदा हैं उनकी फैमिलीज के जज्बे को भी सलाम पेश करते हैं। बिल्कुल सही है। अहमद नवाज साहब, ये जो अभी बात करी थी आयशा इक़दामात और तकारीब के हवाले से, ये बताइएगा कि इस ख़ास दिन के मौके पर महकमे पुलिस की जानिब से कौन सी तकारीब रखी जाती हैं या क्या एहतमाम किया जाता है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सिंध हुकूमत ने जो शोहदा के असिस्टेंस के लिए, वारसान के असिस्टेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इक़दामात उठाए हैं, और उसमें अब जो है तकरीबन कम से कम जो उसकी असिस्टेंस पैकेज होता है वो 2 करोड़ 30 लाख रुपए से शुरू होता है, जो कि 7 करोड़ तक जाता है। उसके अलावा शहीद के वर्षा में से 2 मुलाजमतें भी पुलिस डिपार्टमेंट में दी जाती हैं। इसके साथ साथ जो उनके पास घर होता है, वो जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं होती, अगर वो जैसे हम मानते हैं कि शहीद ज़िंदा हैं तो उनकी 60 साल की उम्र तक उनको वो घर भी रहता है। उसके अलावा उनकी तनख्वाह और इवन यहाँ तक कि उनकी जो तरक्की है वो भी होती रहती है। तो हम अपने जो 4 अगस्त वाले दिन इन्हीं इक़दामात को जो रोशनास कराने के लिए, उसके अलावा जो अपने शोहदा की वेलफेयर के लिए जितने भी इसके अलावा भी जो हम मजमूई तौर पे या इनफरादी तौर पे भी इवन इक़दामात कर सकते हैं, उनका इनेकाद किया जाता है, कुरान ख़वानी की जाती है, कब्रिस्तानों में सलामी पेश की जाती है, और इसके अलावा जो है वो प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाते हैं। प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते हैं। ठीक है, आवाम और पुलिस के दरमियान जो एक थोड़ा सा हमें डिस्ट्रस्ट नज़र आता है, और अक्सर हम इस तरह की खबरें भी देख रहे होते हैं, एंड इट्स अ बिटर रियलिटी, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र हमें कर लेना चाहिए। चीमा साहब, उसके लिए क्या कोई इक़दामात किए जाते हैं, क्या कोई प्लान बनाया जाता है, कोई ऐसी कैंपेन के पुलिस जो है या ट्रैफिक पुलिस जो है वो आवाम की खिदमत करने के लिए, ताकि ये डिस्ट्रस्ट ख़त्म हो सके दोनों फरीकों के दरमियान? जी देखिए, आवाम की जो तवक्कुआत हैं वो स्टेट से बिल्कुल ये होनी चाहिए कि उनको अमन मिले, उनको रवादारी और उसके अलावा इंसाफ मिले। और इसमें जहाँ जहाँ रुकावट आती है वहाँ वहाँ आवाम का जो गैप है वो पुलिस से बढ़ता जाता है। इसके तदारक के लिए बहुत सारे जो इक़दामात की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि जो राब्ता है कि एक्सेसिबल होना, कि सबसे ज़्यादा कि पुलिस वाला जो है
वो जिसको भी तकलीफ़ है, शिकायत है, उसको एक्सेसिबल हो, वो अपनी बात उसको बता सके और उसकी बात को सुन के जो अगर उसको फौरी रिलीफ दिया जा सकता है वो रिलीफ जो है वो दिया जाए। आपने देखा होगा गुज़िश्ता दिहाई में जो कराची में जिस तरह से बदअमनी का शिकार था, दहशतगर्दी का शिकार था, ये हमारे इन शहदा की कुर्बानियाँ हैं, लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। सिंध पुलिस ने आज तक 2500 से ज़ायद जवानों की जो है वो कुर्बानी दी है और ये फिगर छोटा फिगर नहीं है, बहुत बड़ा फिगर है। 2500 ख़ानदान हैं कि जिन्होंने इस सूबे में अवाम की भलाई के लिए, अमन के लिए ये कुर्बानियाँ दी हैं। इसमें कोई शक नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को एक मरतबा नहीं कई मरतबा जीता है और इस वक्त भी जो सिचुएशन है उसके अंदर भी हमें पूरा यकीन है कि हमारे जितने भी इदारे हैं वो ज़रूर कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान कायम करेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद नवाज चीमा साहब, DIG ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद थे और ASI फरवाद शाह हमारे साथ मौजूद, यौम शहदाए पुलिस के सिलसिले में हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कराची के लिए और अब कराची के रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, ख़ासतौर पर किमाड़ी के रहने वालों के लिए और वो लोग जो ख़ासतौर पर मछली को पसंद करते हैं। कराची के इलाके किमाड़ी में शहरियों के लिए एक और तफरीही मकाम का इजाफा। आयशा मेरी तरफ आपने क्यों देखा? मैं देख रही हूँ ना, मैं समझना चाह रही हूँ क्या अच्छी खबर है। अच्छा, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने फिश फूड स्ट्रीट का जो है वो इफ्तिताह कर दिया है। फिश फूड स्ट्रीट रंग बिरंगी छतरियों, रोशनी और खूबसूरत तज़ीनो आराइश से मुज़य्यन है और यहाँ पर सी बारबेक्यू और दीगर मकामी खानों की वैरायटी शहरियों और सयाहों को दस्तयाब होगी। मछली पसंद है? मुझे मछली पसंद है, लेकिन उस कांटे के बगैर वाली जो होती है ना वो वाली बहुत ज़्यादा, जब जिसमें मुशक्कत करनी पड़ती है ना वो वाले खाने में। लेकिन कहते हैं कि जिसमें ज़्यादा कांटे होते हैं वो ज़्यादा टेस्टी होती है। मैं खुद फिंगर फिश की तरफ चली जाती हूँ, ज़रा मुसीबत नहीं होती उसको खाने के लिए। लेकिन टू ऑल द सी फूड लवर्स ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट बना दिया गया है कराची की गवर्नमेंट की जानिब से, मकामी इंतजामिया की जानिब से कि आप यहाँ पर जा सकते हैं। किमाड़ी में ये सी फूड स्ट्रीट बना दी गई है। यहाँ पर आप जाइए, आपको रंग बिरंगी छतरियाँ भी नज़र आएंगी, एक अच्छा माहौल भी नज़र आएगा और साफ़ सुथरा भी नज़र आ रहा है। अल्लाह करे ये सफाई सुथराई का इंतज़ाम इसी तरह से रहे तो बहुत अच्छा होगा। और कराची में जाके अगर आपने यहाँ से कहते हैं कि फ़िश नहीं खाई ना या सी फूड नहीं खाया तो फिर आपने कराची देखा ही नहीं है। वो जैसे लाहौर के बारे में, इस इलाके में वैसे भी मेरे ख्याल से ये आप बेहतर बता सकते हैं कि ये इलाका पोर्ट के करीब लगता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी मछली और ये सी फूड मिलता था, लेकिन अब बाकायदा इसको एक स्पॉट बना दिया गया है फिश फूड स्ट्रीट के नाम से। तो कराची वालों के लिए ये थी अच्छी खबर। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास और भी खबरें हैं और भी लोगों से आपको मिलवाना है। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर हमने बात करनी है, वो है पाकिस्तान में ख़वातीन को विरासत का हक देना जो है कानूनी तौर पर लाजिम है, मगर अमली तौर पर इसमें क्या हो रहा है इस पर ज़रा हमने थोड़ी सी बात करनी है। अक्सर ख़वातीन इस हक से अमली तौर पर महरूम रहती हैं। एक हालिया रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, उसके मुताबिक तकरीबन 85% ख़वातीन को उनका जायज़ विरासती हक नहीं मिल पाता है। ख़ास तौर पर हम उन ख़वातीन की बात कर लें अगर जो दही इलाकों में रहती हैं, उन ख़वातीन को समाजी दबाव भी होता है, फिर वहाँ पर जहालत भी होती है, ख़ानदानी रिवायात के बायस जायदाद से महरूम रखा जाता है और बाज़ औक़ात तो ख़वातीन को ज़बरदस्ती दस्तबरदार करवा दिया जाता है या फिर निकाहनामे में शामिल करवा दिया जाता है। दीगर कानूनी दस्तावेज़ात में हक जो है वो उनका दर्ज ही नहीं किया जाता, या कुछ केसेस में मैंने ऐसे देखा है ख़वातीन खुद ही कह रही होती हैं कि भाई हमें हिस्सा नहीं चाहिए। उसकी रीज़न समटाइम्स ये भी होती है कि कल्चरली एक टैबू इसको बना दिया गया है कि अगर ख़वातीन अपने हक की बात करेंगी या मैं अगर बतौर खातून अगर मैं जाके बात करूंगी कि भाई मेरा विरासती हक अगर मुझे दिया जाए तो मुझे शेम किया जाएगा और फैमिली बॉयकॉट हो जाते हैं। फैमिली बॉयकॉट के केस को शर्म नहीं आती, ये अपना हिस्सा मांग रही है बाप के सामने, भाई के सामने, हस्बैंड के सामने, ससुराल के अंदर ये बात कर रही है। तो इन टैबूज को हमने किस तरह से तोड़ना है? एक कानूनी हक जो आईने पाकिस्तान या पाकिस्तान का कानून ख़वातीन को देता है या इस्लाम ख़वातीन को देता है, उससे हम कैसे दूर रख सकते हैं ख़वातीन को? हमने सोचा ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं और थोड़ा सा ज़रा स्टैट्स भी आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान राइट नाउ स्टैंड कहाँ पर कर रहा है, हम कितनी ख़वातीन को उनका हक दे पाते हैं या फिर उनसे दूर कर देते हैं। हमने सोचा इसके ऊपर बात करने के लिए आज हम दावत देते हैं लीगल कोऑर्डिनेटर फॉस्पा हैं आयशा ज़ेब, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच आयशा हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगी। ब्रेक में भी जो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले अपनी इस फॉस्पा के बारे में बताइए। इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन राइट, इसका मैंडेट क्या है? अच्छा, तो फॉस्पा जो है वो एक एब्रीविएशन है। फॉस्पा है फेडरल ऑम्बड्सपर्सन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट। ये इदारा 2010 में एक कानून के तहत बना था और ये वर्क प्लेस यानी काम करने वाली जगह पे ख़वातीन के लिए बना था जो उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है।
2020 में एक और एक्ट आया जिसके तहत हमारा मैंडेट एक्सपैंड हुआ और अब हम औरतों की प्रॉपर्टी राइट्स को भी देखते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेंस प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2020 करंटली ये ICT में जो ये वाला एक्ट है उसके तहत हम काम करते हैं। ठीक है। इसमें हम औरतों के ना सिर्फ विरासती हकूक़ देखते हैं बल्कि अगर उनके निकाहनामे में बिलफ़र्ज़ कोई प्रॉपर्टी लिखवाई हो और वो कोई ना दे रहा हो या जैसे कि कोई भी उनकी प्रॉपर्टी से उनको डिप्राइव किया जाए, चाहे वो ओनरशिप हो चाहे वो पोजेशन हो, तो हम ये केसेस देखते हैं। आयशा, अभी ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? कितने केसेस हैं इस तरह के प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आते हैं? अभी हमने एक फिगर कोट किया 80% या और मोर देन 80%। आप किस तरह इन केसेस को कितना ज़्यादा डील कर रहे होते हैं डेली रूटीन में? बिल्कुल, अब ये है कि 85% जब हम बात करते हैं कि औरतों को महरूम रखा जा रहा है, इसमें से एक बहुत छोटी परसेंटेज है जो एक्चुअली आती है कोर्ट्स में या हमारे इदारे के पास। उसके बावजूद हमारे इदारे के पास अभी जून तक 1200 से ज़ायद केस हो चुके हैं। इनमें मुख्तलिफ़ औरतें अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर चुकी हैं और सिर्फ हमारे पास नहीं बल्कि सिविल कोर्ट के पास भी ये औरतें जाके अपना हक मांगती हैं। ये परसेंटेज लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम होती है, जैसा कि आप लोगों ने मेंशन किया सोशल टैबूज़ वगैरह की वजह से। आपके पास जो एक थोड़ी तादाद आती है ख़वातीन की अपने मसाइल लेकर, अपने केसेस लेकर, उससे आपको पता क्या चल रहा है? अवेयरनेस उनको कितनी ज़्यादा है अपने हुकूक के बारे में? अच्छा, हुकूक के बारे में तो औरतों को इतना पता होता है कि हमारा कुछ ना कुछ हक है। हमारी अगर लेट्स सपोज फादर की जायदाद है तो उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा हमारा बनता है। आया वो हिस्सा कितना है या क्या है ये नहीं पता होता। और अक्सर अगर अवेयरनेस की बात की जाए तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उनको ये भी नहीं पता होता कि प्रॉपर्टी है कितनी, है कहाँ, क्योंकि ये ज़ाहिरी औरतों से ये डिस्कशन कम ही की जाती है कि जी आप ना बोलें ये मर्दों का मामला है। तो उनको ये भी नहीं पता होता कि वो प्रॉपर्टी अगर है कितनी है, कहाँ है। और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉपर्टी सिर्फ वो प्लॉट और वो घर नहीं है, प्रॉपर्टी अकाउंट में बैंक बैलेंस भी है, प्रॉपर्टी सोना जेवर गाड़ी भी है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं पता होती अमूमन औरतों को नहीं पता होता। अच्छा, अब लॉ किस तरह से प्रोटेक्ट करता है ख़वातीन के इन राइट्स को? और शरीयत के हवाले से भी थोड़ा सा बता दें कि शरीयत में भी वाज़े तौर पर कहा गया है ख़वातीन के जो कानूनी हक है उसमें मौजूद, वो भी थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें। अच्छा, शरीयत तो बहुत क्लियर है इस मामले में और पाकिस्तानी इनहेरिटेंस लॉ भी शरीयत पे ही मबनी है। शरीयत बहुत क्लियर है, सूरह निसा में बहुत क्लियरली हर एक के हिस्से डिफ़ाइन किए गए हैं। अगर बात की जाए औरतों की तो अगर लेट्स सपोज अ हस्बैंड पासेस अवे तो औरत को 1/8 पोर्शन मिलता है उसके शेयर का, और अगर उनकी औलाद ना हो तो 1/4 मिलता है। इसी तरह अगर बेटी हो तो बेटी को बेटे का आधा शेयर मिलता है। जैसे कहते हैं कि बेटे को अगर 1 शेयर मिलता है तो बेटी को उसका आधा शेयर मिलता है। इसी तरह अगर आप देखें तो अगर इफ़ ऑब्वियसली फीमेल इज़ अ मदर, इफ़ योर सन पासेस अवे आप उसमें भी हकदार हैं, आप उसमें भी को शेयरर हैं। ठीक है। इसके अलावा ये भी है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आई थिंक हाईलाइट लाजमी करनी चाहिए कि एक मेल एयर होना, यानी अगर कोई अपने फादर से इनहेरिट कर रहा होता है तो उसका भाई होना अक्सर आपकी ना आसान कर देता है लीगल प्रोसेस को आसान काफ़ी है। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ पे मैं ये भी देखती हूँ जितना हमने ऑब्जर्व किया अपने इर्द गिर्द कि बड़े तरीके आजमाए जाते हैं ख़वातीन को दूर रखने के इनहेरिटेंस से। लाइक एक तो स्टिग्मेटाइज भी कर दिया जाता है ना कि आपने इस बारे में बात नहीं करनी। देन हम कुछ एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में हमें नज़र आता है कि कुरान से शादी करवा दी जाती है, या फिर ये नज़र आता है कि ख़ानदान के अंदर ही जो है ना सारी जायदाद रहे, यहाँ से बाहर न रहे, उसके लिए मुख्तलिफ तरीके आजमाए जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर कन्विक्शन रेट है इस सिलसिले में या नहीं है, जो लोग सिस्टमैटिकली दूर रखते हैं ख़वातीन को इनहेरिटेंस से? अच्छा, सिस्टमैटिकली दूर करने का ये है कि पाकिस्तान के पीनल कोड में एक प्रोविज़न है कि जब आप औरतों को अगर डिप्राइव करते हैं उनके राइट से, 498A सेक्शन है PPC का। ठीक है। और उसमें ये बहुत वाज़े तौर पे लिखा है कि आपको 5 साल की कैद कम से कम हो सकती है अगर आप एक औरत को डिप्राइव करते हैं उसके राइट से। तो ये बात नहीं है कि कानून साइलेंट है, कानून
में बहुत वाज़े तौर पे चीज़ें लिखी कानून हुई में हैं। प्रोविजंस हैं, लेकिन आज तक आपने कभी देखा, आपकी नज़र से गुजरा कि कोई कन्विक्शन हुई हो? कन्विक्शन बिल्कुल होती हैं, और ये भी हम नहीं कह सकते कि जैसे फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी रिसेंटली एक जजमेंट दिया है कि जो एक प्रैक्टिस है, जिस मतलब रूरल एरियाज़ में अक्सर प्रैक्टिस होती है औरतों को खामोश कर दिया जाता है, आप ज़मीन ना लें, या अगर ले रहे हैं तो वो पीछे वाली ले लें जिसकी वैल्यूएशन कम है, ठीक है ना। तो ये एक केपी में एक प्रैक्टिस चादर और पर्ची के नाम से थी। फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसको इलीगल करार दिया कुरान और सुन्नत के हिसाब से। ये भी तो होता ना कि जहेज दे दिया है तो ये आपका जो है ना हिस्सा बन गया है। ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। आपको जो अगर जहेज मिला है वो दैट इज़ अ गिफ्ट, दैट इज़ नॉट योर इनहेरिटेंस। अगर आपके वालिदैन ने अपनी लाइफ में आपको कोई गिफ्ट दिया, आपको जहेज दिया है, वो आपकी इनहेरिटेंस नहीं है। ओके, आपका इनहेरिटेंस, आपकी जायदाद का हक उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है। और इसी बात पे मैं एक थोड़ा और बताना चाहूँगी कि अगर कोई अपनी लाइफ में ही गिफ्ट कर देता है तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। इनहेरिटेंस शुरू ही तब होती है जब कोई पास अवे कर जाता है। ठीक है। अच्छा, एक तो ये है कि जो अगर जायदाद बाद में भाई बना लें, अगर फादर की फॉर सपोज फादर ने एक प्लॉट लिया है, उसके ऊपर जो मकान है वो उसके भाइयों ने बना लिया, तो फिर खातून का हिस्सा उसमें होगा? उस प्लॉट में आपका हिस्सा तब भी है, राइट। वो ज़मीन में हिस्सा आपका है। ऊपर आपका ज़मीन के बंटवारे के वक्त आपका भाई कह सकता है कि ऊपर पैसे मैंने बनाए और उस हिसाब से आपके शेयर में से कट सकते हैं, लेकिन उस ज़मीन में से आपका हिस्सा है, लाजमी है। अच्छा, वो जो बातचीत के थ्रू कहते हैं कि अच्छा इतनी जायदाद बन रही है तो ये बहनें हैं, बहनों को ना चलो एक काम करते हैं कि 20-20 लाख रुपए इनको दे देते हैं, तो ये इस बारे में ज़रा थोड़ा सा। अच्छा, इस बारे में अब यही है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, औरतों को बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि आप अक्सर औरतें ये कहती हैं कि चलो भाई है उसको ज़्यादा ज़रूरत है दे देते हैं। आप दे सकते हैं, आप अपना राइट रिलिंक्विश कर सकते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास राइट है वो प्रॉपर्टी रखने का भी। साइन भी करवा लेते हैं, अंगूठे लगवा लेते हैं, उस प्रेशराइज करके बिल्कुल प्रेशराइज वगैरह भी करते हैं, बिल्कुल लाजमी करते हैं। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर अंडर ड्यूरेस इस तरह के सिग्नेचर्स होते हैं और कुछ होता है तो वो भी इट्स नॉट लीगल, एग्जैक्टली वो चैलेंज हो सकता है। अच्छा, अगर किसी को कोर्ट के थ्रू अपना राइट मिल जाता है, फिर उस खातून को प्रोटेक्ट किस तरह से किया जाता है? उसको हो सकता है डेथ थ्रेट्स भी हों, या वो अपने वापस अपने इलाके में जाए तो उसको जान से मारने की, या उसके पीछे पड़ जाए, वहाँ पर भी कोई प्रोटेक्शन है? प्रोटेक्शन आप पुलिस से ज़रूर क्लेम कर सकते हैं, और जनरली यही होता है कि जब आप अदालत से क्लेम करते हैं अपनी प्रॉपर्टी तो आपको वो पोजेसन दिलवा देते हैं। उसके बाद अगर इस तरह की कोई भी आपको सिचुएशन फेस करनी होती है देन यू हैव टू फाइल अ सेपरेट पुलिस रिपोर्ट। ठीक है। अच्छा, आपने बताया फॉस्पा जो है ना वो अवेयरनेस पे भी काम करता है, तो मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक खातून का फ्यूचर, उसकी पूरी ज़िंदगी डिपेंड कर रही होती है इनहेरिटेंस के ऊपर या फिर उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसकी अवेयरनेस के ऊपर फॉस्पा क्या क्या काम अभी तक कर चुका है और क्या प्लान है आगे करने का? अच्छा, फॉस्पा जो है वो अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट करता है, और इन अवेयरनेस सेशंस में हम यही बताते हैं कि हम एक ऐसी बॉडी हैं जो खातून के प्राइवेट के प्रॉपर्टी राइट से डील कर रहे हैं। ठीक है। अब हमारे इदारे के बारे में मैं बताना चाहूँगी, हमारे इदारे के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अक्सर औरतें इसलिए भी कोर्ट नहीं जाती कि बहुत टाइम लग जाता है। तो हमारे इदारे में, हमारे मैंडेट के अंदर हमारे पास 60 दिन का टाइम होता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स इस तरह के रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है। हमारे पास ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं केसेस। वी डू नॉट हैव एनी कोर्ट फीस, हमारे पास आपको वकील भी नहीं लाना पड़ता, आप खुद अपना केस लेके आ सकते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्ट बना है ये औरतों की सहूलत के लिए बना है, और हमारा इदारा बना ही औरतों की सहूलत और उनके प्रॉपर्टी राइट्स के लिए है। तो मैं अवेयरनेस का यही है कि जैसे मैं आज यहाँ आई हूँ, मैं अपने इदारे के बारे में बता रही हूँ। This is also part of our awareness कि जनरल पब्लिक को पता चले कि ऐसा भी एक इदारा है जिसके पास वो जा सकते हैं और अपनी जो है ग्रीवेंसेस का हल। That's great. गवर्नमेंट सतह पर मजीद क्या होना चाहिए इस चीज़ को लेकर, या आपको लगता है अभी भी लूप होल्स हैं, अभी मजीद इस पे काम होना चाहिए रियासत की तरफ से? रियासत की तरफ से देखिए, रियासत ने अपनी तरफ से कवानीन बना दिए हैं। अब हम सबका फ़र्ज़ है कि हम ये अवेयरनेस करें और हम माशरे में से इस टैबू को थोड़ा कम करें, क्योंकि ये कल्चर, अब
अब ये है कि कोर्ट्स भी बहुत फेवरेबली दिखती हैं अगर एक औरत अपना हक मांगने आती है, वो भी ये केसेस जल्दी रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से औरतों के लिए बिल्कुल राइट्स और ये डिफरेंट कवानीन बना दिए, लेकिन अब ये हमारे पे है कि हम उन औरतों को शेम ना करें, हमें अपने रवैयों पर काम करने की ज़रूरत है, अपने कल्चर को चेंज करने की ज़रूरत है। आई एम रियली ग्लैड कि हमने ये सेशन किया, ये बहुत ज़रूरी था उन तमाम ख़वातीन के लिए जिनको अपने हकूक़ का मोस्टली पता ही नहीं, अवेयर नहीं है। आयशा, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। जनाब, वो तमाम ख़वातीन जो परेशान हैं, जिनको विरासत के अंदर हक नहीं मिल रहा है, एक ऐसा इदारा मौजूद है जो आपकी ग्रीवेंसेस जो हैं, आपके मसाइल को हल कर सकता है, और ये भी नहीं होगा कि बहुत सालों तक आपका केस चलेगा। 60 दिन का वक्त होता है, उसके अंदर अंदर इंशाल्लाह अगर आप लेकर जाती हैं, अगर आपके ऐसे मसाइल हैं, तो वो हक जो है ना आपको मिल भी जाएगा। एक ब्रेक की तरफ अब जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे दीगर अहम इश्यूज पर। साथ रहिए। वेलकम बैक। सुबह से आगे में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदी। कुछ खेलों की बात करते हैं, यानी क्रिकेट की बात करते हैं, क्योंकि क्रिकेट से अच्छी खबर हमारे सामने आई है, और वो खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तीसरे और फैसला कुन T20 मार्के में 14 रन से शानदार फतह हासिल की है और सीरीज़ अपने नाम कर ली है। ये सनसनीखेज मुकाबला जो है अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर लाउडरहिल में खेला गया, जहाँ पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया और फिर वो फैसला एक कामयाब हिकमत अमली में तब्दील, यानी वो फैसला जो है वो दुरुस्त साबित हुआ है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और खास तौर पर नौजवान ओपनर साइम अयूब को हम जरूर दाद देना चाहेंगे, और उनके साथ जो साथ निभाया है साहबजादा फरहान ने। शानदार दोनों की जानिब से परफॉर्मेंस दिखाई गई, निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। साइम अयूब की बात करें तो उन्होंने 66, जबकि साहबजादा फरहान ने 74 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, और जिसकी बदौलत ही जो कौमी टीम है मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 189 रन का मजबूत मजमुआ खड़ा करने में हुई। अब जवाब में वेस्ट इंडीज की बारी आई तो जो पूरी टीम है 190 रन के हदफ के ताक़ुब में 6 विकेटों पर 176 रन ही बना सकी। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब, वेलकम करेंगे आपको शो में। आई होप आप ठीक हैं। बांग्लादेश सीरीज के बाद पाकिस्तान को एक अच्छी खबर मिली है, चूंकि कल जो मैच हुआ था हमें थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम शेकी हो रही है, दूसरे मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, लेकिन बिल आखिर ये फतह पाकिस्तान के हिस्से में आई। कैसे देख रहे हैं आप? जी, सबसे पहले तो आयशा रनम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, क्रिकेट के फ्रंट से अगर सुबह सवेरे आपको एक अच्छी खबर मिल जाए, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारा तो ब्रेड एंड बटर ही क्रिकेट है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के जो लाखों चाहने वाले हैं उनको भी एक अच्छी खबर मिली है कि पाकिस्तान ने आज सुबह वेस्ट इंडीज को हराया और T20 सीरीज जीती। मेरे ख्याल में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इस पूरी फतह में कि अब पाकिस्तान की जीत में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो पुराने खिलाड़ी नहीं है। कभी साहबजादा फरहान आज जिस तरह प्लेयर ऑफ द मैच हुए, पहले मैच में साइम अयूब ने पाकिस्तान को कामयाबी दिलवाई, प्लेयर ऑफ द सीरीज मोहम्मद नवाज रहे जो शादाब खान की जगह जिन्होंने कमबैक किया। तो वो लोग जो कुछ पुराने चेहरों को बार बार लाने की बातें कर रहे थे, बल्कि अब जो पुराने चेहरे रह गए, खासतौर पर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स, वो देखें वही लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक हेल्दी कंपटीशन है, जो अच्छा करेगा वो पाकिस्तान टीम में आ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में एशिया कप से पहले और यूएई में एक और ट्रायंगुलर सीरीज हो रही है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान। तो ये एक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, लेकिन एक अच्छी खबर है। भट्टी साहब, कल के मैच में हमने देखा फखर जमान जो हैं वो इंजर्ड हो गए थे, तो हमें लगा कि शायद ये पाकिस्तान की टीम को कॉस्ट कर सकता है, लेकिन हमें कहीं पे भी कोई कमी महसूस नहीं हुई। जिस तरह से साइम अयूब ने बैटिंग की, जिस तरह से साहबजादा फरहान ने जो ओपनिंग स्टैंड दिया। आगे वनडे सीरीज भी है, आपको लगता है कि फखर जमान की इंजरी जो है वो वनडे में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम दे सकती है? देखिए, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा था कि पीसीबी ने जो अनाउंसमेंट की है कि वनडे सीरीज से तो बाहर हो गए फखर जमान, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट क्या होगा अभी तक मुतबादिल खिलाड़ी का नाम सामने नहीं आया। मेरे ख्याल में साहबजादा फरहान एक अच्छी चॉइस है। अगर मैं गलत नहीं कह रहा कि पीसीबी ने जो वनडे टीम अनाउंस की है उसमें साहबजादा फरहान नहीं है, लेकिन चले अब हम जब बाबर और रिजवान के बगैर
नसीम शाह के बगैर खेल रहे हैं और जीत रहे हैं, तो फखर जमान के साथ इंजरी का एक पुराना सिलसिला है। अगर आपको याद हो, वो चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच के दौरान अनफिट हो गए थे, उसके बाद फिर वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तो उनके साथ कुछ इंजरी का मसला साल डेढ़ से चल रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि फखर जमान बहरहाल एक एसेट तो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो फखर जमान की इंजरी को एक देखना चाहिए कि बार बार एक प्लेयर क्यों इंजर्ड हो रहा है, क्योंकि पहले जो हमने सुना था कोई उनको ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो काफी अरसे टीम से बाहर रहे, लेकिन वो फिर उसका बीमारी का हमें पता नहीं चल सका कि वो मसला क्या है। किसी ने कहा कि उनका कैरियर जो है वो अंडर थ्रेट है, लेकिन वो वापस आए, फिर उन्होंने परफॉर्मेंस दी। अब एक प्लेयर अगर डाइव मारकर अनफिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई उनके साथ मसला है। पीसीबी का जो मेडिकल पैनल है, बिल्कुल ठीक है। एक और खिलाड़ी भी तो थे भट्टी साहब जिन्होंने डाइव मारी थी और उसके बाद वो भी अनफिट हो गए थे, बट उनका लगता है अब कम बैक हो गया। साइम की बात कर रही हूँ मैं। फाइनली हम ये समझे कि वो वापस अपनी फॉर्म में आ रहे हैं, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंसेज उनकी तरफ से, अच्छी इनिंग्स नजर आ रही हैं। जी हाँ, देखें, जो अगर हम मॉडर्न डे क्रिकेट की जो बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के लोग बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो मॉडर्न डे क्रिकेट हमें साइम अयूब के ही खेल में नजर आ रही है, या फिर साहबजादा फरहान जिस तरह की बैटिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा साइन है कि जो यंग और नए प्लेयर्स हैं वो अब पाकिस्तान क्रिकेट तो भट्टी साहब ये मॉडर्न डे क्रिकेट जो है ये उनकी अपनी ही एफर्ट से आ रही है, या फिर इसके अंदर आप टीम मैनेजमेंट और टीम के जो इस वक्त कोचिंग स्टाफ है उनका भी किरदार या उनका भी क्रेडिट समझते हैं? क्योंकि अगर उनकी क्रिकेट के अंदर इनिंग्स के अंदर नजर आ रही है मॉडर्न डे क्रिकेट, तो फिर बाकियों खिलाड़ियों के अंदर क्यों नजर नहीं आ रही है, उनकी परफॉर्मेंस में क्यों नजर नहीं आ रही है? देखें, ये तो उनकी अपनी मेहनत है जिसकी वजह से हमें वो मॉडर्न डे क्रिकेट की झलक नजर आ रही है, क्योंकि ये जो करंट टीम मैनेजमेंट है जिसमें हेड कोच माइक हैसन है, फिर बैटिंग कोच हनीफ मलिक हैं और दीगर जो सपोर्ट स्टाफ है, ये तो 2-3 महीने पहले इनका तकर्रुर हुआ है। तो 2-3 महीने में तो जाहिर है किसी के पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं था जिसमें वो इनको वर्ल्ड क्लास प्लेयर बना देते। इनकी अपनी मेहनत शामिल है। फिर जो लोग अब पीसीबी से या पाकिस्तान टीम के साथ वाबस्ता नहीं है, उन्होंने भी इन लोगों के साथ काफी मेहनत की है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम, जिसके बारे में कुछ हमारे फॉर्मर प्लेयर्स कहते हैं कि शायद हमारे पास क्रिकेट में अब टैलेंट रहा नहीं, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का टैलेंट है। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है कि हम लोग सिलेक्शन तो करते हैं, यकीनी तौर पर मेरिट पर करते होंगे, उनकी नीयत खराब नहीं होगी, लेकिन मेरे ख्याल बाज औकात जो डिजर्विंग प्लेयर हैं वो कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। साहबजादा फरहान का अगर हम क्रिकेट कैरियर उठा के देखें तो पिछले 6-7 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर है। तो मेरे ख्याल में हम हारने से डर रहे थे, हम नए लड़कों को मौका नहीं दे रहे थे। अब नए लड़के आए हैं, अब आप देखें वो मैच और वो परफॉर्म भी करके दिखा रहे हैं। भट्टी साहब, मैं कैप्टन के हवाले से, सलमान अली आगा के हवाले से बात करना चाह रही थी। आप ये वाली सीरीज है या बांग्लादेश की सीरीज अगर हम उठा के देख लें, आपको कैप्टनसी वाइज सलमान अली आगा कैसे परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं? एक तो एज अ कैप्टन, फिर एज एन इंडिविजुअल उनकी जो परफॉर्मेंस है, अब इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल हमें कुछ उस तरह खातिर खा अभी तक नजर नहीं आ रहा। देखिए, मुझे लग रहा है कि सलमान अली आगा कप्तान बनने के बाद थोड़ा सा अंडर प्रेशर हो गए। जब वो कप्तान नहीं थे तो जो दूसरे कप्तानों की कैप्टनसी में जब वो खेलते थे तो वो कप्तान उनको एज ए बॉलर भी यूज करते थे। कल जो सेकंड T20 था जो पाकिस्तान आखिरी ओवर में हार गया, उस पिच पर पाकिस्तान को सलमान अली आगा के 2-3 ओवर्स की जरूरत थी, लेकिन कप्तान बनने के बाद शायद वो घबराहट का शिकार थे कि कहीं मार पड़ गई तो ये पूरा मलबा मुझ पे गिर जाएगा। उन्होंने बॉलिंग ही नहीं कराई, बल्कि इस पूरी 3 मैचों की सीरीज में हमने सलमान अली आगा को बॉलर के रूप में नहीं देखा। जो सेकंड मैच था उसमें उन्होंने 38 रन बनाए, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी सलमान अली आगा को
परफॉर्मेंस वाइज और बेहतरी लाने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि कुछ लीडिंग फ्रॉम द ठीक है। लास्टली 30 सेकंड में अगर भट्टी साहब आप बता सकें, अब ओडीआई अब जो सीरीज है, जो 3 वनडे मैचेस होने हैं, उसके अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या तब्दीली होनी चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? मेरे ख्याल में ओडीआई अब पाकिस्तान टीम तो पहले खेलना ही नहीं चाह रही थी। उन्होंने वेस्ट इंडीज से रिक्वेस्ट भी की कि 3 T20 के बजाय 5 T20 करवा लें और ओडीआई मैचेस खत्म कर दें, लेकिन वेस्ट इंडीज बोर्ड ने इस पाकिस्तान की तजवीज को माना नहीं। मेरे ख्याल में अच्छा मुकाबला होगा। अब पाकिस्तान की टीम में जो मुझे इंटरेस्ट है वनडे इंटरनेशनल मैचों में, वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह की परफॉर्मेंस है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स अभी भी कह रहे हैं कि इनमें बहुत जबरदस्त टैलेंट है। ये अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट की जो कश्ती है उसको किनारे लगाने की सलाहियत। आप क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूं कि बाबर आजम, रिजवान और नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो मैं देखना चाहूंगा कि क्या वनडे क्रिकेट में इस फॉर्मेट में टीम में आने के बाद वो क्या पाकिस्तान के लिए अभी भी मैच विनर हैं या फिर वो स्पेयर व्हील के तौर पर पाकिस्तान टीम के साथ चलेंगे। देखना, हमें भी उस सब का इंतजार है कि बाबर, रिजवान, शाहीन और नसीम शाही किस तरह से परफॉर्म कर पाते हैं। माजिद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और इस अहम बात कर रहे थे। और बात करनी इसलिए भी ज़रूरी है कि जो हवाएं हैं, जो मौसम है पाकिस्तान की जीत की तरफ जो है वो चल पड़ा है। सबसे आगे में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स। पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी पाकिस्तान हुकूमत से नया मुतालबा कर रही है कि वो सिर्फ बैरूनी सहूलियात पर इन्हिसार न करे बल्कि मुल्क के अंदर भी कारोबार की लागत को कम करने पर तवज्जो दे। अब जुमे के रोज अमरीका ने पाकिस्तानी बरामदात पर टैरिफ की शरह 29% से कम करके 19% कर दी, जिससे हुकूमत ने एक बड़ी सिफारती कामयाबी और तिजारती कामयाबी तो करार दिया है, लेकिन अब माशी माहिरीन जो हैं वो कह रहे हैं कि बरामद कुनिंदगान से इसे नाकाफी करार दे रहे हैं कि इससे भी नीचे लाया जा सकता था। वो कह रहे हैं कि हुकूमत कह तो रही है कि जी जनाब, अमेरिका के साथ बात करके हमने टैरिफ जो है उसको 19% पे कर लिया है और बड़ी अच्छी डील कर ली है, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि इंटरेस्ट रेट उसको 11 से नीचे क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं, उसको आप सिंगल डिजिट के अंदर क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उससे कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। अब इसकी क्या रीज़न है और किस तरह से जो हमारे कारोबारी को टेम किया जा सकता है गवर्नमेंट की जानिब से मौजूदा सिचुएशन के अंदर रहते हुए, क्या ये पॉसिबल है? हमारे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए फरहान बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वही बात है जो हम अक्सर अपने शोज़ में करते रहे हैं कि जो कारोबारी हजरात हैं वो कहते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट को नीचे लेकर आएँ ताकि हम कारोबार आसानी से कर सकें। तो ये जो वो वाली बात थी कि अमेरिका के साथ बड़ी अच्छी डील हो गई, ये उनको मना नहीं पा रही है किसी सूरत। कारोबारी हजरात और भी बातें कह रहे हैं और उनसे भी कुछ बातें कही जा रही हैं जिन पे वो अमल नहीं कर रहे, जिन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। टैक्स वाला मामला कि मुल्क में 3% से कम आबादी टैक्स पेयर्स की, इनकम टैक्स पेयर्स की, और बहुत बड़े पैमाने पे एवेजन होती है, यहाँ पे टैक्स की चोरी होती है। बहरहाल लेकिन इस मामले पे ना सिर्फ ये है कि वो इंटरेस्ट रेट का कह रहे हैं, बल्कि इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि बिजली और गैस के नर्ख बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें भी कम किया जाए, ख़ास तौर पे बिजली के नर्ख कम किया जाए, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता और ममालिक का। लेकिन जो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट व्यू है, माजी में ये देखा गया है कि पाकिस्तानी बरामदात को जब लोगों ने कंपेयर किया है, उनका मवाजना किया है और ममालिक से, एशियाई ममालिक से, तो ये एक मौक़िफ़ सामने आया है कि दूसरे ममालिक की बरामदात की क्वालिटी हमारी बरामदात से बेहतर है। एक तो वो भी एक ऑब्जर्वेशन है, उसे नहीं भूलना चाहिए। फिर अमेरिका के साथ जो मुआहदा हुआ है, बड़ी मुश्किल एक सूरत हाल थी पाकिस्तान के लिए, जितना हम करवा सकते थे कम वो करवाया गया। फिर इसमें और भी पहलू हैं, मसलन तेल की एक्सप्लोरेशन में, तेल की दरियाफ्त में भी अमेरिका ने ये अंदिया दिया है कि वो हमारी मदद करेंगे। आई रिमेंबर हमारी पिछली गवर्नमेंट जो है पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी, उस दौरान भी फैसल वाडा साहब ने एक बड़ा बैठ के स्टेटमेंट दे दिया था कि हमारे जो है ना बड़े ज़खायर निकल आए हैं और हम जो है लोगों को बड़ी एम्प्लॉयमेंट देने लगेंगे। तो उस बारे में भी कुछ नहीं हुआ, या फिर ये उसी सिलसिले की एक कड़ी अभी जो ऐलान किया? फैसल वाडा साहब की स्टेटमेंट्स
तो स्टेटमेंट्स हैं, उस पर मजीद क्या हम बहस करें। सेनेटर ऑफ अ कंट्री। जी बिल्कुल। जो कारोबारी बरादरी अभी मुतालिबा कर रही है हुकूमत से, इकदाम उठाने की बात कर रही है, हुकूमत प्रैक्टिकली इसमें कर क्या सकती है? कौन से मुतालिबात जो हैं वो माने जा सकते हैं? इस वक्त हुकूमत के भी हाथ बंधे हुए हैं। देखिए ना, 11% इंटरेस्ट रेट से पहले कितनी क़यासराई हो रही थी कि जी इंटरेस्ट रेट्स आधा फीसद या 1% कम होंगे, यानी 50 to 100 बेसिस पॉइंट्स। इसी प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू भी की पिछले हफ्ते, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और इतला ये है कि ये जब हमारा स्टेट बैंक की जब मुज़ाकरात पस पर्दा हुए, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मुतवातिर एक IMF के साथ उनका रब्ता रहता है, तो फिर IMF ने इसकी या तो इजाज़त नहीं दी या उन्होंने ये कहा कि ये आपकी मईशत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस वक्त हम एक IMF प्रोग्राम में बंदे में। फिर एक और भी हकीकत है, वो ये है कि पाकिस्तान में जो सेविंग्स की यानी सेविंग्स टू GDP रेट जो एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, हमारी बचत का तनासुब दुनिया के मुकाबले में खासा कम है। मतलब और तरक्की पजीर ममालिक में बचत ज़्यादा होनी चाहिए के मुकाबले में पाकिस्तान में ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन मसला एक तो ये है कि माशी हालात जो हालिया बरसों में रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि जी बचत होगी कितनी। दूसरा मसला ये है कि बचत का अगर तनासुब आपको बढ़ाना है तो फिर लोगों को आपको कुछ इंसेंटिव तो देना पड़ेगा ना। अगर आप मुतवातर ये इंटरेस्ट रेट आप कम करते रहेंगे, यहाँ पे कितने पेंशनर्स हैं और लोग हैं जिनकी जमा पूंजी है उन्होंने बैंकों में रखी हुई है, तो आप मजीद उनसे इंसेंटिव ले लेंगे तो इसका क्या जवाब? एक चीज़ उसके बाद वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया है, वो ये कि आप कहते हैं कि हाथ जो है ना गवर्नमेंट के बंधे हुए हैं। ये ज़बरदस्ती है गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं या गवर्नमेंट ने खुद अपने हाथ आगे कर दिए IMF के सामने कि ये लें जी हमारे हाथ बांध दें? ये मेरे ख्याल में जवाब बेहतर ये होगा कि शायद आधे बंधे हुए हैं और आधे खुले हुए हैं, क्योंकि IMF के हुकाम से माजी में जब भी मेरी बात हुई वो कहते हैं कि जी एक बैलेंस शीट है नफ़ा नुकसान, उसमें एक हदफ है कि आपने अपना खर्चा और अपनी आमदन इतनी करनी है। अब ये आपका फैसला है, उसके अंदर रहते हुए आप जिसको चाहे रिलीफ दे सकते हैं और जिसको चाहते हैं टैक्स नेट के अंदर लेकर आ बिल्कुल बिल्कुल। और देन ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज की, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। और मसलन ये कि अगर आप मोटरवेज और ये ट्रेन और चीज़ें जो कि हम हालिया महीनों में सुनते आए हैं, अगर उस पर आप पैसा लगाएंगे तो फिर जाहिर है दूसरी चीज़ों पर आप जो इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें, ख़ास तौर पे सेहत है, अभी आपकी एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, तालीम है, ये वो शोबे हैं जहाँ पे पाकिस्तान को ज़्यादा सरमायाकारी करने की ये तो मुझे लगता है प्रायोरिटीज़ में किसी नंबर पर आते ही नहीं। बदकिस्मती है हमारी। और फिर क्लाइमेट चेंज जो आजकल जो एक मुश्किल हुई भी है। वक्त हमारे पास हो गया ख़त्म। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ फरहान बुखारी साहब मौजूद थे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। कल अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।